रोः रोरि इत्यत्र द्विपदात्मकं सूत्रमेतत् वर्तते। रु रः इति षष्ठ्येकवचनान्तं रः रि रः रिः इति छन्दिविच्छेदः। रः इति षष्ठ्येकवचनान्तं वर्तते और रि इति सप्तम्येकवचनान्तं वर्तते। आहत्य पदद्वयात्मकम् एतत् सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे ढोढे लोपः इति सूत्रात् लोपः इति पदम् अनुवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति रकारे परे रकारस्य अर्थात रेफस्य लोपः स्यात् इति। रकारस्य रकारे परे लोपः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अमुमेव अर्थं स्पष्टतया वृत्तौ ग्रंथकारः लिखति रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। यह सूत्र रेफ का लोप करता है, रेफ परे रहते। इसीलिए संस्कृत भाषा में दो र नहीं मिलते। आप संस्कृत के शब्दों में दो र एक साथ देख नहीं सकते, ऐसे उदाहरण मिलते नहीं हैं, क्योंकि रोरी यह सूत्र बैठा हुआ है और एक र का लोप हो जाता है। जैसे हिंदी में एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय, हिंदी में है, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय इस तरह से वो बोलते हैं। वास्तव में तो अंतरराष्ट्रीय शब्द है, पर हिंदी में अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं, तो वो दो रेफ लिखते हैं जो कि अशुद्ध है। संस्कृत भाषा में दो रेफ वाले संस्कृत शब्द मिलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान पाणिनि का ये सूत्र है रोरी, रेफ का रेफ परे रहते लोप हो जाता है। कहीं भी ऐसा कोई प्रयोग मिलता हो आपको तो आप जरूर बताइएगा जहां दो रेफ मिलते हो। ऐसा कोई संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द आपको कहीं भी मिले तो आप ढूंढ करके लाइए, खोज करके लाइए। भगवान पाणिनि का यह सूत्र अत्यंत व्यापक है और सर्वत्र ये पदांत में अपदांत में सर्वत्र यह सूत्र प्रवृत्त होता है। पदांत में हो चाहे अपदांत हो, अपदांत में हो, कहीं भी दो र नहीं मिलेंगे, दो रेफ नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा कोई शब्द मिले आपको तो खोज करके हमें बताइए। जैसे ही आप वो शब्द लेके आएंगे, खोज करके बताएंगे, हम वहां रोरी सूत्र लगा देंगे और एक र का लोप कर देंगे, तो एक र ही शेष रह जाता है। यह रोरी सूत्र है जिसका अर्थ आप अभी समझ रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, आज ही मैंने फेसबुक पे आप ही के जेएनयू के सर हैं हरे राम मिश्रा जी, हाँ तो हाँ उनका मैं पोस्टर देखा फेसबुक पे। 12 तारीख को विवेकानंद का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म शताब्दी, तो उस पे जो है उनका व्याख्यान है, उनमें लिखा है अंतरराष्ट्रीय, अंत त लिखा है, ता नहीं लिखा है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा है। तत्तु एवं लिख्यते, हिंदी भाषायां लिख्यते, चिंता नास्ति। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी हो गया है। भाषायां तु लिख्यते, हिंदी भाषायाः चर्चा नास्ति। अंतर नहीं है, अंत है, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा है। अस्तु, वो मिसप्रिंट हो जाता है, कई अच्छा बार अच्छा। मिसप्रिंट हो जाता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। हाँ हाँ और हाँ, तो हमें लग रहा है कि यही होगा। नहीं 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 नहीं, आप आप कोई ऐसा शब्द देखिए जहां दो र दिखाई पड़ रहे हों, जी जी तो ऐसा कोई शब्द मिलेगा नहीं आपको। और जी। वो शब्द जो तो मिलेगा वह अच्छा ये बताइए, वह जहां भी हिंदी अण में। होगा वो तो दीर्घ हो ही जाएगा। ना ना ना, अभी आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
गिरिराज शब्द है, गिरिराज। और उसको हमारे ब्रज में, वृंदावन और मथुरा में जाएंगे तो वहाँ गिरिराज धरण, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा और पूजा होती है। तो उस गिरिराज शब्द को हिंदी भाषा में गिरिराज बोलते हैं, गिरिराज। अच्छा। अब वो गिरिराज शब्द जो है वो हिंदी में तो चल जाता है, ब्रजभाषा में चल जाता है, पर संस्कृत का शब्द नहीं है। हमारा ये रोरी सूत्र इतना व्यापक है कि वह संस्कृत के समस्त शब्दों को अपने क्षेत्र में व्याप्त कर लेता है। और यह सूत्र वास्तव में अ, कहीं भी संस्कृत भाषा के दो रेफ को एक रेफ में बदल देता है, एक रेफ का लोप कर देता है। ये वही सूत्र है, रोरी सूत्र। और महर्षि की जो त्रिकाल दृष्टि है, वो त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष रूप में देखते थे। तो उन्होंने ऐसा सूत्र बनाया है। इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा में कहीं भी डबल रेफ, माने दो दो रेफ एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। अस्तु, इस सूत्र का अर्थ समझ लिया। अब इसका उदाहरण हम आगे समझेंगे। उससे पहले सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। रोरी सूत्र का उदाहरण बताने से पहले ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इस सूत्र का अर्थ भी हमको यहाँ समझ लेना चाहिए। ढ्रलोपे इति एकम सप्तम्येकवचनान्तं पदं वर्तते, पूर्वस्य इति द्वितीयं षष्ठ्येकवचनान्तं पदम् अस्ति, दीर्घः इति प्रथमैकवचनान्तं पदं वर्तते, अणः इति षष्ठ्येकवचनान्तं पदं वर्तते। अतः एतादृशम् इदं सूत्रं तत्र प्रत्येकस्य पदस्य व्याख्या इदानीं प्रस्तूयते। ढ्रलोपः, ढ्रलोपे, ढ्रलोपे इति शब्दः कथं निष्पद्यते? तर्हि ढश्च रश्च इति ढ्रौ, और ढ्रौ लोपयतीति ढ्रलोपः। अत्र कर्मण्यण इण्यन्तात् लुप् धातोः, इण्यन्तात् लुप् धातोः कर्मण्यण कृते सति ढ्रलोपः इति शब्दः निष्पद्यते। तस्मिन् ढ्रलोपे, यहाँ पर ढ्रलोपे का जो अर्थ होता है, ढकार और रेफ लोप निमित्ते परे। चूंकि ढ का लोप ढ परे रहते होता है और र का लोप र परे रहते होता है। जैसे रोरी सूत्र है तो वह रेफ का लोप रेफ के परे रहते करता है, ऐसे ही ढोढ़े लोप एक सूत्र है, वह भी एक ढ का लोप कर देता है दूसरे ढ के परे रहते। तो वही जो ढे और रे, ढोढ़े लोपः, और रो री, री और ढी, ये जो वहां निमित्त अर्थ में वहां सप्तमी है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सप्तमी, यहाँ निमित्त सप्तमी है। तो ढकार और रेफ निमित्तक, ढकार लोप निमित्तक ढकार परे रहते हैं, और रेफ लोप निमित्तक रकार परे रहते, यह सूत्र प्रवृत्त होगा। अणः दीर्घ स्यात्, पूर्वस्य अणः, यहाँ पूर्वस्य यह भी षष्ठ्यंत है और अणः यह भी षष्ठ्यंत है। तो पूर्व जो अण है और दीर्घ ये प्रथमांत है, इसलिए इसमें विधेयत्व है। तो दीर्घो, तो पूर्वस्य अणः दीर्घः, अर्थात ढ्रलोपे परे पूर्वस्य अणः दीर्घः। इसका मतलब यह हो गया कि ढलोप निमित्तक ढकार परे रहते, रलोप निमित्तक रकार परे रहते, पूर्व अण को दीर्घ होता है, यह अर्थ निकलता है। और यही अर्थ यहाँ पर
दीक्षित जी स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं कि ढरेफौ लोपयतीति ढ्रलोपः तथा तस्मिन् वर्णे अर्थात ढकारे रेफात्मके परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात्, पूर्व अण को दीर्घ होगा। तो हमने इस सूत्र का अर्थ समझा, यह दीर्घ करने वाला सूत्र है। गुरुजी अर्थ परिष्कार नहीं हुआ। मेरा एक जिज्ञासा है, ये भी यही बोल दीजिए, क्योंकि ये तो है मान लीजिए सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र है, और रोरी है मान लीजिए वो तो त्रिपादी का सूत्र है। तो मान लीजिए वो तो कैसे वो दीर्घ होगा, ये चर्चा कर दीजिए। अभी अभी यह प्रयोग हम बना नहीं रहे, अभी तो अच्छा, हम सूत्र का अर्थ समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम ठीक है, उदाहरण, हाँ, अब हम उदाहरण की ओर चल रहे हैं। तो ठीक है। अब यहाँ पर आपने सही बात कही है कि एक सपाद सप्ताध्यायी सूत्र है और एक त्रिपादी सूत्र है। तो ठीक है, दोनों सूत्र अपनी जगह पर, वह सपादी है और त्रिपादी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्रयोग की सिद्धि करते हैं तो प्रयोग की सिद्धि करते समय सपादी और त्रिपादी सूत्रों का ध्यान रखा जाता है। अर्थ की दृष्टि में तो कोई दिक्कत नहीं है। रोरी सूत्र का अर्थ आपने समझ लिया, ठीक है, और ढलोपे पूर्व से दीर्घोण है, इस सूत्र का अर्थ भी आपने समझ लिया। समझ लिया, और ठीक है। और यह भी समझ लिया कि यह सूत्र त्रिपादी है और यह सूत्र सपाद सप्ताध्यायी है, ठीक है। हाँ, तो हम ठीक, प्रयोग बनाने जाएंगे। ठीक, प्रयोग बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए, पुनारमते यह प्रयोग है। पुनारमते इस प्रयोग का जब संधि विच्छेद करते हैं तब पुनर्रमते ऐसा संधि विच्छेद होता है। इस दशा में जब पुनर्अग्रे रमते यह दशा हो गई, इस दशा में ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र नहीं आता। अब यहां पर सबसे पहले प्रवृत्त होता है रोरी, और रोरी सूत्र आएगा और उस सूत्र से हम एक रेफ का लोप कर लेंगे। एक रेफ पर में है तो पूर्व रेफ का लोप होना स्वाभाविक है। तो उस पूर्व रेफ का जो लोप हुआ है उसका निमित्त पर रेफ है। तो उस निमित्त को पर रेफ को निमित्त मान करके पुनर् यह रेफांत जो अव्यय है उसके र का हमने लोप कर लिया, तो पुनरमते। अब जब रोरी सूत्र प्रवृत्त होता है उस समय ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। और अब ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र प्रवृत्त होगा, तब आप ये कहो कि रोरी सूत्र ने जो काम किया है वह असिद्ध हो जाएगा। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। तो देखिए, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सिद्ध होता है, परंतु यहां पर जब दोनों आमने सामने होते हैं तभी कौन किसके प्रति असिद्ध होता है, यह स्थिति होती है। रोरी सूत्र अपना काम कर चुका है और काम करके जा चुका है, उसके बाद ही ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र की प्रवृत्ति की स्थिति होती है। तो अब आप देखिए, आप ये कहो कि जैसे ही ढलोपे पूर्व से दीर्घोण, अब यहां पर सूत्र का अर्थ पहले घटा लीजिए कि रेफ का लोप, रेफ के लोप का निमित्त जो रेफ, रेफ के लोप का निमित्त जो रेफ, ऐसा रेफ पर में हो तो पूर्व अण को दीर्घ होता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। तो रेफ का लोप हुआ है, यहाँ पुनर् में र का लोप हुआ है, और उस र लोप का निमित्त है रमते का रकार है। तो रेफ लोप निमित्तक रेफ पर में होने के कारण
पूर्व अण को दीर्घ होना चाहिए। पूर्व अण कौन है? अब यहाँ पूर्व में अण है नकारोत्तर वृत्ति अकार। पुनर् में न में जो अ है वह अण प्रत्याहार में आता है, तो पूर्व अण को दीर्घ होगा। अब यहाँ पर दीर्घ की कर्तव्यता में रोरी सूत्र असिद्ध हो जाए, क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होता है। ऐसा कह करके हम पूर्वोत्तरा सिद्धम के आधार पर जैसे ही ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र दीर्घ करने जाएगा, वैसे ही रेफ का जो लोप किया है वह असिद्ध हो जाएगा। तो यह कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह सूत्र जो है जिसको निमित्त बनाता है, निमित्त बना रहा है, ऐसे रेफ को निमित्त बना रहा है जो रेफ के लोप का निमित्त हो, और वही रेफ का लोप यदि सिद्ध हो जाए तो ये सूत्र ही प्रवृत्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि तत्सामर्थ्यात् इस प्रकार का रेफ का लोप यहां निमित्त बनाया गया है, जो रोरी सूत्र से ही होना है। उस रेफ के लोप को रोरी सूत्र से ही लोप होना है, और उसके लोप होने के बाद ही इस सूत्र को प्रवृत्त होना है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर ऐसी स्थिति आ जाए, यहां पर वास्तव में बहुत अच्छी तरह से हम पूर्वोत्तरा सिद्धम के आधार पर यह कह सकते हैं कि जैसे ही ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण यह सूत्र दीर्घ करने जाएगा तो रोरी सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का रोरी सूत्र यदि सिद्ध होता है तो यह सूत्र प्रवृत्त ही नहीं होगा। प्रवृत्त नहीं होगा तो इस सूत्र के ढरेफ लोप निमित्त का उदाहरण क्या बनेगा? कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी ही स्थिति ढोढ़े लोप में भी है। ढोढ़े लोप सूत्र भी त्रिपादी है, तो दोनों जगह रोरी भी और ढोढ़े लोप भी दोनों ही सूत्र इस सूत्र की दृष्टि में सिद्ध हो जाएंगे। फिर इस सूत्र का उदाहरण कहां मिलेगा? उदाहरण कहीं मिलेगा ही नहीं। तो तत्सामर्थ्यात् पूर्व अण को दीर्घ विधान सामर्थ्यात् यहां पर रोरी सूत्र सिद्ध नहीं होगा। यदि रोरी सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो इस सूत्र के द्वारा पूर्व अण को जो दीर्घ का विधान किया गया है वह दीर्घ विधान कहां चरितार्थ होगा? ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है। ढोढ़े लोपा भी जो क्या त्रिपादी है, रोरी सूत्र भी त्रिपादी है, और दोनों ही सूत्र सिद्ध हो जाएंगे। तो फिर पूर्व ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र प्रवृत्त कहां होगा? ऐसा तत्सामर्थ्यात् अर्थात पूर्व अण को ढलोप निमित्तक ढ परे रहते और रलोप निमित्तक र परे रहते ही पूर्व अण को दीर्घ करना है, और वह भी असिद्ध हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पूर्व अण को दीर्घ होगा कहाँ? तो फिर भी पूर्व अण को दीर्घ का विधान पाणिनि सूत्रकार कर रहे हैं तत्सामर्थ्यात्, अर्थात पूर्व अण को दीर्घ विधान सामर्थ्यात् यहाँ पर रोरी सूत्र सिद्ध नहीं होगा, और न ही ढोढ़े लोप सूत्र सिद्ध होगा। ढोढ़े लोप का उदाहरण आगे आ रहा है, अभी हम रोरी सूत्र का उदाहरण यहाँ समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र जो है आकर के दीर्घ कर देगा। रेफ लोप निमित्तक रेफ पर में होने के कारण उस रेफ से जो पूर्व अण है उस पूर्व अण को दीर्घ हो जाएगा। पूर्व अण कौन है? वही नकारोत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ करके पुनः रमते, ऐसी स्थिति बन जाएगी। हमारा प्रयोग बन गया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है हरिर हरि अग्रे रम्य।
यहां पर भी देखिए, अब यहां पर आपको यह देखना है, यहां पर मूल रूप से आपको यह अर्थ समझना है कि हरिर रम्य में, हरि शब्द से जब सु व्यक्ति लाते हैं, सु के उ की संज्ञा हो जाती है, स को रू हो जाता है, रू में उ की संज्ञा हो जाती है, तो हरिर अग्रे रम्य। अब यहां पर भी रोरी सूत्र आएगा। यहाँ रेफ को विसर्ग आप कर नहीं सकते, खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र लगेगा नहीं, अवसान है नहीं और खर पर में नहीं है, खर पर में नहीं है और अवसान है नहीं, तो खरवसाने और विसर्जनीय सूत्र लगा नहीं सकते। अतः यहां पर यही सूत्र लगेगा। रोरी सूत्र से रेफ का लोप हो जाने पर तुरंत इसकी स्थिति आती है ढलोपे पूर्व से दीर्घोण की। अतः इस सूत्र से यहां पर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो हरि रम्य, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही उकार का उदाहरण, पहले अकार का उदाहरण दिया, फिर इकार का उदाहरण दिया, अब हम उकार का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अण प्रत्याहार में ये तीन ही वर्ण आते हैं। इसलिए ग्रंथकार जानबूझकर प्रत्येक वर्ण का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। पहले अवर्ण का उदाहरण दिया, पुनारंभते बना लिया, इवर्ण का उदाहरण लिया, इवर्ण को जो का ई अण को दीर्घ कर दिया तो हरिरम्य प्रयोग बना लिया, और अब उदाहरण दे रहे हैं उवर्ण का, शंभुर राजते, गुरुर राजते। अब यहां पर भी रेफ का लोप हो जाएगा रोरी सूत्र से, और पूर्वण को दीर्घ हो जाएगा उकार को, तो शंभु राजते, गुरु राजते। इस तरह से ये अण प्रत्याहार यहाँ पर इस सूत्र में पूर्ण नकार तक ही लिया गया है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में आप पढ़ चुके हैं अण प्रत्याहार पर नकार तक केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में ही लिया जाता है। अतः इससे अतिरिक्त सब जगह पूर्ण नकार तक ही अण प्रत्याहार लिया जाता है। यह बात व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति निसंदेहाद लक्षणम, इस परिभाषा के आधार पर हमने संज्ञा प्रकरण में यह बात अच्छी तरह से समझ रखी है। अतः इस सूत्र का यहाँ पर रोरी सूत्र के साथ देखिए आप, इन तीनों प्रयोगों में रोरी सूत्र भी लगता है, और उसके तत्काल बाद ही ह्रलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र नान्तरीयकतया उपस्थित हो ही जाता है, और वहीं पर ही यह सूत्र सफल या चरितार्थ हो पाएगा। अन्यत्र तो इस सूत्र की कहीं उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। यदि रोरी सूत्र को आप असिद्ध कर देंगे पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा, तो फिर ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र के द्वारा पूर्वण को दीर्घ का विधान किया गया है, उसकी चरितार्थता कहाँ होगी। अतः यहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम के बल पर आप त्रिपादी को असिद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकते। चपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी को असिद्ध करना चाहे तो नहीं कर सकते। क्यों? पूर्वस्य अणः दीर्घ विधान सामर्थ्यात्, अन्यथा तो पूर्वण को दीर्घ का विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा, इसकी उपयोगिता ही नहीं रहेगी, सूत्र ही अनुपयोगी हो जाएगा। तो तत्विधान सामर्थ्यात् यहाँ असिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही एक बार शोध की चर्चा चल रही थी कि पूर्वोत्तरा सिद्धम कहाँ कहाँ निष्फल हो जाता है, कहाँ कहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम को निष्फल किया गया है पाणिनि ने। तो उनमें से एक उदाहरण ये आता है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोण की दृष्टि में यहाँ अब पूर्वोत्तरा सिद्धम वाला नियम प्राप्त होते हुए भी ये नहीं लग पाता। ऐसे ही उदाहरण हम एक बार पहले और बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं उसमें तत्सामर्थ्या ना सिद्धत्वम, ये बात अतोरो रुपुलदा दपुलते सूत्र पर ही हम चर्चा कर रहे थे। तो वहां तपरकरण से तो न सामर्थ्यम जैसे वहां आई थी बात, वैसे ही एक बार फिर से ये चर्चा आ गई। तो पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के
यह अधिकार सूत्र होते हुए भी इस सूत्र के एक प्रकार के ये ऐसे स्थल अपवाद स्थल आ जाते हैं कि यहाँ पर अब सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी का विषय भी है, ऐसा विषय होते हुए भी यहाँ पर वह काम नहीं कर पाता है। अर्थात पूर्वोत्तरा सिद्धम का जो नियम है वो ऐसे स्थलों में प्राप्त होते हुए भी नहीं लगता है, नहीं प्रभावी होता है। तो ऐसे स्थल कौन कौन से हैं पूरे व्याकरण शास्त्र के? इस तरह से कोई एक शोध का विषय हमने एक बार किया था, इसमें 8-10 स्थल हमने खोजे थे। तो खैर अब हम शोध का विषय न बना करके इसे हम मूल ग्रंथ का विषय हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं उसके अनुसार चलते हैं। अब यहाँ पर इस सूत्र में पदकृति करते हैं। ढलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र में पदकृति करते हुए यहाँ पर ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं अणह किम ढलोपे पूर्व से दीर्घ, इतना ही सूत्र बनाइए। ढकार लोप निमित्तक ढकार पर रहते पूर्व को दीर्घ होता है। रकार लोप निमित्तक रकार परे रहते पूर्व को दीर्घ होता है। ऐसा अर्थ करते हुए भी आप पुनः रमते हरिरम्य शंभु राजते, इन तीनों प्रयोगों को आप बना सकते हैं। पूर्व में जो है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो कहा दीर्घ जानते हो किसको होता है? ये दीर्घ है, वहां दीर्घ शब्द से जब बात आती है तो अचश्च परिभाषा उपस्थित हो जाती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्दैर यत्र उच्चार्यते तत्र अचः इति पदम उपतिष्ठते। ध्यान देना, आप ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की बात जब आएगी तो वहां अचः यह परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। तो अच पद उपस्थित हो जाने के कारण अब दीर्घ हो तो दीर्घ जो होगा वो अच ही होगा, हल को तो दीर्घ होता नहीं है। पूरे समस्त वर्ण समाम्नाय में दो प्रत्याहार, दो प्रकार के वर्णों में स्थिति को निर्धारित करते हैं। एक तो अच प्रत्याहार है जो स्वर वर्णों की स्थिति को निर्णायक के रूप में उपस्थित करता है, और एक हल प्रत्याहार है जो व्यंजन वर्णों की स्थिति को सामने रखता है। तो ह्रस्व दीर्घ और पुलुत ये जो धर्म है वो अच के ही हो सकते हैं। अतः यदि आप यहाँ अण ग्रहण नहीं करेंगे, ढलोपे पूर्वस्य अणः ऐसा ही सूत्र बनाएंगे, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घ ऐसा सूत्र ही बनाएंगे, अण ग्रहण नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से अच को दीर्घ हो जाएगा। तो उसका प्रत्युदाहरण देते हैं त्रिढ़ वृढ़, ये यहाँ प्रत्युदाहरण बनता है। यहाँ क्या है तो त्रिहु हिंसायाम व्रीहु उद्यमने, त्रिढ़ में त्रिहु हिंसायाम यह धातु है और वृढ़ में व्रीहु उद्यमने यह धातु है। तो खैर ये तो धातु हो गई। तो त्रिह धातु से त प्रत्यय करते हैं, त्रिह त बन जाता है, और ह को ओढ़ सूत्र से ह को ढ कर लेते हैं। तो त्रिढ़ त, त्रिढ़ त, और झखस तथोर धोध सूत्र से त को ध कर लेते हैं। तो त्रिढ़ ध, और उस ध को स्टुनाष्टु से स्टुत्व कर देते हैं तो ढ हो जाता है। तो त्रिढ़ ढ। ऐसे ही व्रीहु धातु है, तो व्रीह त, ह को ढ किया, व्रीढ़ त, और झकस तथोर्धोध से ढ को, ढ से परे जो है त है, त को ध कर लेंगे। तो व्रीढ़ ध, और स्टुनाष्टु से स्टुत्व करके व्रीढ़ ढ, ऐसी स्थितियां बनेगी। तो त्रिढ़ ढ व्रीढ़ ढ। अब यहाँ ढोढ़े लोप सूत्र से एक ढ का लोप कर देंगे। तो अब त्रि अग्रे ढ और व्री अग्रे ढ। अब यहाँ पर
ढलोप निमित्तक ढ परे मिल जाएगा। और यह सूत्र क्या कहता है कि ढलोप निमित्तक ढ परे हो तो पूर्व अण को दीर्घ होता है। अब पूर्व को दीर्घ होता है ऐसा अर्थ हो जाएगा, अण तो आपने कहा नहीं, तो पूर्व में री है, तो री क्या है, अच है, उस री को ही दीर्घ हो जाएगा। तो त्रिढ़ और बृढ़ ह्रस्व ऋकार वाला प्रयोग कैसे बनेगा। अतः अण ग्रहण करो। यदि अण ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर अण से अतिरिक्त जो री है उस री को दीर्घ हो जाएगा, त्रिढ़ बृढ़ प्रयोग नहीं बन पाएंगे। एतदर्थम अत्र मुनिना पाणिनिना सूत्रेस्मिन् अणः इति पदं षष्ठ्यन्तं प्रत्युक्तम्। अस्तु, एतत्तु अस्माभिः अवगतम्। इदानीं पुनः शंका क्रियते, पदकृत्यं क्रियते। अस्तु, अत्र पूर्वस्य इति किमर्थम्? यतोहि ढ्रलोपेति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, तं सप्तम्यन्तं पदं दृष्ट्वा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति एका परिभाषा वर्तते, सा परिभाषा अत्र उपस्थिता भविष्यति। सप्तम्यन्तं तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य अव्यवहित पूर्व को ही दीर्घ होगा। पूर्वस्य यह अर्थ तो हम उस परिभाषा के बल से ले आएंगे। इस सूत्र में पूर्वस्य ग्रहण क्यों कर रहे हैं? अब यह प्रश्न उठता है। यद्यपि यहां पर पदकृत्य के रूप में ग्रंथकार ने पूर्वस्य किम ऐसा नहीं कहा, पर पंक्ति अवश्य लिखी है। पंक्ति लिखी है, पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदे भी पूर्व मात्र शिव दीर्घार्थम, यह पंक्ति लिखी है। तो यह पंक्ति पढ़ने से पहले आप यह पदकृत्य कर लीजिए कि जैसे अणः किम त्रिढ़ बृढ़, ऐसे पूर्वस्य किम तो कहा अजर्घा, पूर्वस्य किम तो अजर्घा, ये आपको समझना है। लीढ़, यह आपको समझना है। तो वो पंक्ति फिर हम समझेंगे, उसी पंक्ति को तभी हम समझ पाएंगे। तो अजर्घा में क्या होता है, हम ज्यादा उस अजर्घा शब्द की सिद्धि के गहराई में न जाकर के अजरघर अग्रे र ऐसी स्थिति है। वहां वास्तव में गृधु धातु है, गृधु अभिकांक्षायाम, और उससे यंगलुक में, ये यंगलुक करने के बाद फिर आप लंग लकार लेके आएंगे और मध्यम पुरुष का एक वचन सिप ले आएंगे, तब अटका आगम करके अजरघर, अजरघर अग्रे र, ऐसी स्थिति बनती है। अजरघर अग्रे र, ऐसी स्थिति में रोरी सूत्र के द्वारा पूर्व रेफ का लोप हो जाता है। तो अब रेफ लोप निमित्तक रेफ परे मिल जाएगा। तो रेफ लोप निमित्तक रेफ के परे रहते यहाँ पूर्व अण को दीर्घ होगा, दीर्घ हो जाता है। तो अजरघार, अजरघार, और उस र को खरबसाने विसर्जनीय से अवसान मान करके र को विसर्ग होकर के अजरघा, ऐसा प्रयोग बनता है। अब यहां पर यदि पूर्व से ग्रहण नहीं करेंगे तो उस पर ये कह रहे हैं कि पूर्व ग्रहणम अस्मिन् सूत्रे ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्मिन् सूत्रे पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदे भी पूर्व मात्र से दीर्घार्थम। अनुत्तर पदे भी इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यत्र उत्तर पदम नास्ति, पूर्व शब्दो ही पूर्वावयवे रूढ़ः, उत्तर शब्दो ही उत्तरावयवे रूढ़ः। इसलिए पूर्व शब्द से यहाँ पर अनुत्तर पद में, माने जहां उत्तर पद पर में नहीं है, केवल एक ही पद है, ऐसी स्थिति में भी पूर्व मात्र को ही दीर्घ हो, यह बात बतलाने के लिए
यहाँ पर पूर्वस्य यह ग्रहण किया गया है। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के द्वारा जो पूर्वस्य की ग्रहण की अनुवृत्ति लेके आते, तो ऐसा अर्थ निकल सकता था कि जहां उत्तर पद पर में होगा तो उत्तर पद पर रहते पूर्व पद को दीर्घ होगा, ऐसा अर्थ कहीं ना हो जाए, क्योंकि ऐसा अर्थ होने से ऐसा अर्थ होने से आप रोक नहीं सकते किसी को। तो जानबूझकर सूत्रकार यद्यपि तस्मिन्नित निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा के बल पर वह पूर्वस्य पर के अर्थ को ला सकते थे, परंतु इसके बावजूद यहाँ पर पूर्वस्य पद का ग्रहण कर रहे हैं सूत्रकार। इसका मतलब यह है कि यह अनुत्तर पद में भी जब दीर्घ करेंगे तो पूर्व अण को ही दीर्घ होगा, इस बात को बतलाने के लिए यहाँ पूर्व से ग्रहण किया गया है। उत्तर पद पर रहते पूर्व पद के वाले अण को दीर्घ हो, ऐसा जो अर्थ कर रहे थे वह अर्थ न समझ लें, वह अर्थ कहीं न निकल आए, इसलिए यहाँ पूर्वस्य पद का प्रयोग किया गया है। तो ये बात हमको यहाँ ध्यान से समझनी है कि पूर्व ग्रहणम अनुत्तर पदेपि, अर्थात यत्र उत्तर पदम नास्ति तत्रापि, अर्थात एकस्मिन् पदेपि। अनुत्तर पदेपि का मतलब हो गया कि जहां एक ही पद है उसमें भी रेफ लोप निमित्तक रेफ परे रहते पूर्व को दीर्घ हो, यह अर्थ बतलाने के लिए यहाँ पूर्व से ग्रहण किया गया है। पूर्व मात्रस्य, केवल पूर्व मात्र हो, चाहे वो पूर्व पद में स्थित हो या पूर्व पद में न स्थित हो, इससे मतलब नहीं है, उसकी पूर्वता होनी चाहिए। उस पूर्वता को बतलाने के लिए यहाँ पर पूर्व ग्रहण किया गया है। अब देखिए आप, अजरघा एक ही पद है, यहाँ दो पद नहीं है। यह गृधु अभिकांक्षायाम धातु से यंग लुक करने के बाद और पूर्वाभ्यास राधिदेश करने पर घर घर जर घर, ऐसा जरघर बनता है। वो कोष इत्यादि की प्रक्रियाएं हैं, और होने के बाद फिर लुंग लकार लाते हैं, और लुंग लकार से मध्यम पुरुष का एक वचन शिप प्रत्यय लाते हैं, तो वहां लुंग लंग लुंग छुड़दाते से अटकागम हो जाता है, तो अजर घर, और फिर आगे आगे मध्यम पुरुष का एक वचन शिप है, शिप में से ई की संज्ञा हो जाती है, स बचता है, उस को रू कर देते हैं, रू की ऊ की संज्ञा हो जाती है, र बचता है, तो अजर घर र। इस स्थिति में एक रेफ का रोरी सूत्र से लोप कर देते हैं, तो प्रत्यय का जो रेफ है उसके पर रहते पूर्व मात्र से दीर्घार्थम, पूर्व मात्र को दीर्घ करने के लिए यहाँ पूर्व ग्रहण किया गया है। अतः हमने यह प्रयोग भी यहाँ पर समझ लिया। ऐसे ही लीढ़ा में भी यही हाल है। लिह आस्वादने धातु से लीढ़ा प्रयोग बनता है। लिह आस्वादने धातु से तब प्रत्यय करेंगे तो क्या प्रयोग बनेगा? लिह तो, और वही होढ़, और उसके बाद जखस्तुर्धोधा, ह को ढ किया और त को ध किया, स्टुनाष्टु से स्टुत्व कर लिया, लीढ़ ढ। अब यहाँ ढोड़े लोपे से एक ढ का लोप कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक ही पद है, अनुत्तर पद और पूर्व पद की स्थिति यहाँ नहीं है, इसलिए पूर्व पद यहाँ पर भी पूर्व मात्र सेव ग्रहणार्थम, पूर्व मात्र सेव दीर्घार्थम अत्र पूर्वस्येति पदम सूत्रे मुनिना पाणिनिना कृतम अदर्घा इतिवत् अत्रापि पूर्वपदस्य दीर्घे कृते सति लीढा इति प्रयोगः अत्र सिद्ध्यति। अस्तु, इदानीं मनसरथ इत्यत्र ऋत्वे कृते अतीव सरलं वर्तते एतत्, अतः श्रोतव्यं, यद्यपि नास्ति समयः तथापि अतीव सरलम् अस्मात् कारणात् वर्तते, यतोहि अत्र मनसरथ इत्यत्र ऋत्वे कृते, मनस के सकार को रू कर लेंगे और उस रू को हसिच इति उत्वे कृते
हसीच से उत्तु कर लेंगे तो मन उ रथ, ऐसी स्थिति बनती है। और ऐसी स्थिति बनने पर क्या होगा, यहां रोरी सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। यहां वास्तव में क्या होता है, मनस में सकार को रू किया, रू की उ की संज्ञा होने पर मनर रथ। अब यहाँ पर हसीच सूत्र भी प्राप्त है और रोरी सूत्र भी प्राप्त है। हसीच, वो है रू और ये है रॉ, हाँ ये र, तफावत है, ये हाँ प्रभेद है। हाँ, वो रू है, ये तत्र, रॉ है। हाँ सत्यम, मनर रथ, इस स्थिति में उकारानुबंध का लोप होने पर मनर रथ, इस स्थिति में उस र को रू मान करके तो हसीच सूत्र प्रवृत्त होता है, तो वो उत्तु करने के लिए आता है। और रोरी सूत्र ये कहता है कि रेफ परे है तो हम रेफ का लोप करेंगे, तो रेफ का लोप हो कि हसीच से उत्त हो, ये स्थिति यहां बनती है। दोनों ही सूत्र अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश हैं। हसीच सूत्र शिवोवंद्या में चरितार्थ है और रोरी सूत्र पुनः रमते में चरितार्थ है, और दोनों ही सूत्र यहाँ पर एक साथ प्रवृत्त होते हैं। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् प्रयोगे उभय उभय प्राप्ति ही तुल्यबल विरोधा। तो यहाँ तुल्यबल विरोध हो रहा है। तुल्यबल विरोध हो रहा है का मतलब यह है कि उभयो सूत्रयोः तुल्यबलत्वं वर्तते। तुल्यबलत्वं नाम किम, हसिच इति सूत्रम् अन्यस्मिन् प्रयोगे चरितार्थं, तस्यापि प्रयोगस्य सूत्रस्य सार्थकत्वं यद्यपि पूर्वं प्रतिपादितं, रोरी इति सूत्रस्यापि सार्थकत्वं प्रतिपादितं। कुत्र पुनारमते इत्यत्र रोरी इति सूत्रमपि जातं, तत्र हसिच इति सूत्रं न प्रवृत्तिमर्हति, वहां हसिच सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। और जहां हसिच प्रवृत्त हो चुका है शिवोवंद्या में, वहां रोरी सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। और दोनों ही अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश होकर के अब यहाँ मनोरथ में मनस अग्रे रथ, स को रू क्रिया रू में की संज्ञा कर ली। अब यहाँ पर दोनों ही एक साथ प्रवृत्त होते हैं, तो यहाँ तुल्यबल विरोध होने लगा। इसी बात को यहाँ ग्रंथकार ने लिखा है कि मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसिच इति उत्वे प्राप्ते रोरी इति रेफ लोपे च प्राप्ते, यह पंक्ति लिखी है। तब सूत्र आया, तब सूत्र को अवतरित किया, विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधो नाम तुल्यबल विरोधा, विप्रतिषेधो नाम तुल्यबल विरोधा। अतः सूत्र में तत् अत्र तुल्यबल विरोधे समान बलवत्वात् उभयो सूत्रयोः अस्याम अवस्थायां तुल्यबल विरोधे सति परम कार्यम स्यात् इति एका व्यवस्था अनेन सूत्रेण प्रदत्ता। अत्र यद्यपि तुल्यबल विरोधे इष्टम कार्यम स्यात्, एक तो ये बात आती है, तुल्यबल विरोधे अपरम कार्यम स्यात्, इस तरह से भी यहाँ पदकृत्य भाष्यकार ने किया है। तो अभीष्ट कार्य जिससे बनता हो वैसा आप पदकृत्य कर लीजिए। कई बार तुल्यबल विरोध होने पर परकारी भी होता है, कई बार तुल्यबल विरोध होने पर अपरकारी भी होता है। यह दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं प्रयोग सिद्धि यथा हो तो दोनों प्रकार का अर्थ यहाँ करते हैं हम। तो यहाँ पर तो परम कार्यम स्यात् ऐसा ही अर्थ करेंगे, अभिष्ट सिद्धि उसी से होनी है। तो इस तरह से यहाँ पर कार्य सूत्र जो है क्या है, रोरी सूत्र है। तो रोरी सूत्र के द्वारा यहाँ पर रेफ का लोप प्राप्त होने लगा, क्योंकि तुल्यबल विरोध में परकारी हो तो परकारी तो रोरी है, तो रोरी सूत्र से यहाँ रेफ का लोप होना चाहिए। तब सूत्र लगा पूर्वोत्तरा सिद्धम, तब सूत्र लगा पूर्वोत्तरा सिद्धम।
और पूर्वोत्तरा सिद्धम ने कहा कि सपात सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध रहता है। तो रोरी सूत्र त्रिपादी है और हसिच सूत्र सपात सप्ताध्यायी है, तो सपात सप्ताध्यायी सूत्र यहाँ लग जाएगा और त्रिपादी सूत्र लौट जाएगा। त्रिपादी सूत्र कौन है? रोरी। रोरी सूत्र के द्वारा जो रेफ का लोप प्राप्त हो रहा था वह हट जाएगा, तो हसिच सूत्र के द्वारा उत्त हो जाएगा, तो उसको गुण होकर के मनोरथ यह प्रयोग बन जाता है। ऐसा ही ग्रंथकार ने लिखा है कि इति तुल्यबल विरोधे परम का सति परम कार्यम स्यात् इति रेफ लोपे प्राप्ते पूर्वोत्तरा सिद्धम इति रोरित्यस्य सिद्धत्वात् उत्तम एव उत्त ही होगा, अर्थात रेफ का लोप नहीं होगा, उत्त हो जाएगा, तो मनोरथ यह प्रयोग बन जाएगा। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ तो आज का पूरा हो गया, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये तो पुनर्रमते में बोले, पुनर्रमते में भी ये तो हो सकता है, सेम कंडीशन। वहां इसलिए नहीं हो सकता, वहां हसिच सूत्र कहाँ प्रवृत्त होता है? हसिच सूत्र वहीं प्रवृत्त होगा जहां रुत्व हो। और पुनर्रमते में जो रेफ है उसको रुत्व होता नहीं है। ठीक है। पुनर्रमते में जो र है वो स का र ही ना है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रातर यह अव्यय है रेफांत। अच्छा अच्छा, प्रातर अच्छा, चर्चा यहाँ ये करते हैं, हमारे आचार्य प्रवर भट्टाचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ भाष्यकार ने विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र का अर्थ किया विप्रतिषेधे इष्टम कार्यम। इष्टम कार्यम का मतलब है अभीष्टम कार्यम। अभीष्ट कार्य क्या है? जिससे प्रयोग की सिद्धि हो वही अभीष्ट है। तो प्रयोग की सिद्धि उत्त से होती है, तो मनोरथ प्रयोग की सिद्धि उत्तु करने से होती है। तो वह हसिच सूत्र जो है वो पूर्व है, तो पूर्व है होने के कारण विप्रसेधे अपरम कार्यम, यहाँ खंडाकार का प्रश्लेष कर लेते हैं। भाष्यकार की चर्चा है, महाभाष्यकार ने ऐसी चर्चा की है। तो अपरम कार्यम यह पक्ष भी माना है, तो यह पक्ष मानते हैं, तो फिर ग्रंथकार ने यहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र का प्रकरण क्यों उपस्थित किया? यहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम को नहीं लाना चाहिए। जब विप्रसेदे अपरम कार्यम कहने से अर्थात पूर्वम कार्यम, पूर्व कौन है? हसिच। हसिच उत्त से उत्त हो जाएगा, मनोरथ बन जाएगा। हम वहां विप्रसेदे अपरम कार्यम या अभीष्टम कार्यम, जैसा कि भाष्यकार ने इसके लिए व्यवस्था बनाई है, तो उसी से काम चल जाता। क्यों फालतू में पहले तो परम कार्यम कहा और फिर कहा कि इसके बावजूद रोरी सूत्र की प्रबलता होगी, क्योंकि पर कार्य जो है रोरी है, तो रोरी होने लगेगा, तब जाकर के पूर्वोत्तरा सिद्धम के कारण यहाँ पर असिद्ध होता है और फिर मनोरथ प्रयोग की स्थिति बनती है। तो वहां तक भागने की जरूरत कहाँ है? जब आप विप्रसेदे परम कार्यम सूत्र को इस प्रकार से संधि विच्छेद कर लेते हो कि अपरम कार्यम, अपरम कार्यम का मतलब है अभीष्टम कार्यम, ये न प्रकारेण प्रयोगस्य सिद्धिर यथा भवेत् तदेव अस्माकम् अभीष्टं वर्तते वैयाकरणानां। तर्हि किमर्थं पूर्वोत्तरा सिद्धम् इति सूत्रम् अत्र उपस्थापयति ग्रंथकारः इति कश्चित् प्रश्नः अत्र समायाति। तो इसका क्या समाधान होगा? यह प्रश्न मैंने अपने आप ही आपके सामने उपस्थित रखा है, क्योंकि भाष्यकार ने यहाँ दोनों प्रकार की बातें कही हैं। महाभाष्य जब आप इसका पढ़ेंगे, स्वयं बाल मनोरमाकार तत्वोदनीकार भी कई बार ऐसी स्थितियां आगे आएंगी। तो यहाँ ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए इसके पीछे क्या है।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा हमारी परंपरा और हमारी प्रक्रिया। यहाँ सूत्रकार भगवान पाणिनि ने तो सूत्र बना दिया, और सूत्र जो है सूत्र में बात करता है, संक्षेप में बात कर जाता है। व्याख्याकार लोग उसी संक्षेप ऋषि मुनि का जो अंतः स्थित जो अभिप्राय है उसी को व्याख्याकार ला करके प्रकट करते हैं। तो यहां यह कह सकते हैं कि मनोरथा शब्द की जो प्रक्रिया है, यहां पर हसिच सूत्र और रोरी सूत्र को दिखाना, और उन दोनों जगह पूर्वोत्तरा सिद्धांत के द्वारा ही, यहाँ तुल्य बल विरोध को न दिखाते, यहाँ सीधा पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र ले आते कि मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसि च इत्युत्वे प्राप्ते रोरी इत्यनेन च रेफ लोपः प्राप्ते पूर्वोत्तरा सिद्धम इति ऋत्वस्य रोरित्यस्य सिद्धत्वात् उत्तमेव मनोरथ, ऐसा ही कह देते। यहाँ विप्रसेदे परम कार्यम को क्यों दिखाया, क्या जरूरत थी ये दिखाने की? वास्तव में अंततो गत्वा आप पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा ही मनोरथ शब्द को सिद्ध कर रहे हो, तो विप्रसेदे परम कार्यम को यहाँ क्यों दिखाया गया? ये दूसरा प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न तो वो हो गया, और दूसरा प्रश्न यह हो गया। तो इन दोनों सूत्रों पर आप विचार विमर्श करिए, हम भी विचार विमर्श करेंगे। हमारी तो आचार्यों की परंपरा है, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने ये दोनों ही प्रकार यहाँ उपस्थापित किए, और दोनों पर ही संदेह किया कि आखिर ग्रंथकार तो अच्छे समझदार व्यक्ति थे, बहुत बड़े वैयाकरण थे, वो किसी एक प्रकार को ला करके ही उपस्थित करा के मनोरथ शब्द की सिद्धि कर लेते। तो यहाँ आप ही कह सकते हो कि अभी प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, महाभाष्य के स्तर को नहीं जानते हैं, अतः गुरुजी ने उनको इस तरह से समझा दिया। चलो ठीक है, हमारे आचार्यों की जैसी परंपरा, उसी परंपरा को हम आगे आपके सामने उपस्थित करते हुए अब ज्यादा न बोलते हुए कक्षा पूर्ण करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक तत्तदो श्लोकों को ऋण समासे हल सूत्र के साथ। इसमें भट्टाचार्य जी से भी मेरा निवेदन है, आप हमारे पूर्व आचार्य हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, आप भी इस पर चर्चा करिए, इस पर सोचिए कि क्यों इस प्रकार का किया है। हर बार